तो आज हम समर्पित कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को उन महान व्यक्तित्वों को जिन्होंने हिंदुस्तान को उस पीक पे लेके गए जहां पर हम लोग बड़ा गर्व कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तान पे। गोल्ड मेडल, वो भी ओलंपिक में, जहां सपने होते हैं हर कंट्री के सपने होते हैं कि मेरे यहाँ गोल्ड मेडल आए, वो भी ओलंपिक से। वहां पर मेजर ध्यानचंद जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बल्कि 3 से भी ऊपर हो सकते थे, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो मेजर ध्यानचंद जी को हम समर्पित कर रहे हैं आज का हमारा कार्यक्रम, जिनकी आज है जयंती, आज है उनका बर्थ एनिवर्सरी। और वो है महान व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदुस्तान की हॉकी को बहुत ऊपर तक लेके चले गए। हिंदुस्तान की हॉकी को, या यूं कहे कि हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में कराई थी बहुत बड़े तरीके से। और ये है मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जादूगर इसलिए कहते हैं क्योंकि हॉकी और मेजर ध्यानचंद ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगर हॉकी बोला जाता है तो ध्यानचंद जी दिमाग में आ जाते हैं, और ध्यानचंद जी बोला जाता है तो हॉकी दिमाग में आ जाती है। एक खिलाड़ी के रूप में उनकी जो गोल करने की शैली थी, उनकी कला थी, वो पूरी दुनिया में अलग थी, अद्भुत थी। और इसीलिए उनको कहा जाता था हॉकी का जादूगर। सारी दुनिया उनकी कायल थी, उनके खेल की। मेजर ध्यानचंद सही मायने में हॉकी के पहले और आखिरी लीजेंड थे। इनसे बड़ा ना खिलाड़ी कोई पहले हुआ है, ना उनके कोई बाद में हुआ है। आगे क्या हो सकता है हम कह नहीं सकते, लेकिन हॉकी के सही मायने में वो पहले और आखिरी लीजेंड थे, महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हॉकी को पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। और इनकी लोकप्रियता का जो कीर्तिमान था, आज तक कोई खिलाड़ी उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया, इतना बड़ा नाम था उनका। जैसे डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम माना जाता है। फुटबॉल में पेले का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली जी का, टेनिस में रॉड लेवर का, एथलेटिक्स में जेसी ओवंस का, वही हॉकी में मेजर ध्यानचंद जी का स्थान था। अगर इनके जन्म की बात करें तो 29 अगस्त 1905, जी हाँ स्टूडेंट्स, 29 अगस्त 1905 इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में। और इनके पिता थे फौजी सूबेदार समक्षर सिंह जी दत्त साहब। पिता सेना में सिपाही थे। तो ये इनका जन्म वाली बात है। और बचपन में खिलाड़ी जैसा इनमें कुछ नहीं था, कभी इन्होंने गेम खेला नहीं था, कभी हॉकी खेली नहीं थी। ये नहीं था कि इनका बचपन से शौक था और बहुत जल्दी हॉकी खेलना इन्होंने शुरू कर दिया था। जन्मजात इनमें कुछ भी नहीं था, केवल इनकी सतत लगन, अभ्यास, संघर्ष और संकल्प के जरिए ये बन गए थे हॉकी के सिरमौर। 9वीं तक की कक्षा इन्होंने पढ़ी थी, मतलब एजुकेशन लिया था। उसके बाद 16 साल की उम्र में ये चले गए थे सेना में भर्ती होने के लिए। और वहां सबसे पहले ये ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। यहां तक भी इनको कोई हॉकी जैसा ज्ञान नहीं था, लेकिन इनको हॉकी खेलने की जो प्रेरणा दी वो थे इन्हीं की रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी जी। मेजर तिवारी जी खुद भी हॉकी प्रेमी थे, खिलाड़ी भी थे। और ध्यानचंद जब हॉकी खेलने लग गए तो देखते देखते ही वो महान व्यक्तित्व बन गए। तो ये था उनका शुरुआती दौर। शुरू में उनको पता भी नहीं था हॉकी होती क्या है, जानते भी नहीं थे हॉकी होती क्या है। बस देखते देखते वो बन गए थे दुनिया के महान खिलाड़ी। और धीरे धीरे उनका हॉकी उनका जुनून बन गया था। मतलब दिन में तो खेलते ही थे, सूरज की रोशनी में तो खेलते ही थे, चंद्रमा की रोशनी में भी खेलते थे। तो इनका नाम पहले केवल ध्यान कुछ इस तरह से आगे था, लेकिन जैसे उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में खेलना शुरू किया तो हॉकी, इनका नाम ही जो है ना चंद्र के नाम से ध्यान चंद्र हो गया। मतलब रात में भी हॉकी खेलना। आप सोच सकते हैं पागल, कितना पागल कोई आदमी किसी चीज को लेके हो सकता है, कितना जुनून वो पाल सकता है। रात भर चांदनी रात में हॉकी खेलते रहते थे। ये उनकी शुरुआती, जब से उन्होंने खेलना शुरू किया उसके बाद की कहानी है। और शानदार प्रदर्शन करने के बाद में इनको सेना में आगे से आगे प्रमोशन मिलते चले गए। 1927 में ये बन गए थे लांस नायक, 1932 में ये बन गए थे नायक, और 1937 में इनको हॉकी टीम का कैप्टन और सूबेदार भी बना दिया गया था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1943 में के आसपास, तो ये बन गए थे लेफ्टिनेंट। और स्वतंत्र होने पर 1948 में इनको कैप्टन बना दिया गया। 1938 में इनको वाइस राय का कमीशन मिला था और यहां से वो बन गए थे सूबेदार। तो इसके बाद जो है ना सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, और बाद में बन गए थे मेजर। तीनों ओलंपिक में इन्होंने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया था 1932। और उसके बाद के 2 ओलंपिक, 1932 की बात करें तो 37 मैच हुए थे, जहां पे 338 गोल किए गए थे भारत के द्वारा। आप सोचिए 338 गोल, 338 गोल इंडिया की तरफ से हुए थे। उन 338 में से 133 गोल इनके अकेले के थे, मेजर ध्यानचंद जी के। 338 में से 133। इनका अगर बात करें तो विश्व युद्ध से पहले की बात करें तो 1928 में एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजलिस में,
और 1936 में बर्लिन, इन तीनों ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को ले जाके ये गोल्ड मेडल दिला के लाए थे। अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता, तो शायद 6 ओलंपिक मेडल हिंदुस्तान के खाते में आ जाते, वो भी हॉकी के। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। हम बात करें 1928 की एम्स्टर्डम ओलंपिक की, तो पहली बार इंडियन टीम हॉकी खेलने गई थी और वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से हराया, बेल्जियम को 9-0 से। आप ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को 6-0 मतलब हिंदुस्तान ने 6 गोल किए, ऑस्ट्रेलिया को गोल नहीं करने दिया। बेल्जियम को 9-0 से रौंद दिया, डेनमार्क को 6-0 से रौंद दिया, स्विट्जरलैंड को 6-0 से, और पहुंच गई फाइनल में। सोचिए आप, एक भी गोल होने नहीं दिया, केवल धड़ाधड़ रौंदते ही चले गए। फाइनल जो मुकाबला था वो भारत और हॉलैंड के बीच था और वहां पर भारत ने हॉलैंड को फिर खाता ही नहीं खोलने दिया, 3-0 से रौंद दिया। और उन जो फाइनल में 3 गोल हुए थे, उनमें से 2 किए थे मेजर ध्यानचंद ने। अब चलते हम 1932 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक में, और यहां पर 1932 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुआ तो यहां पर भी 262 गोल किए थे इंडियन टीम ने, उनमें से 101 गोल मेजर ध्यानचंद जी के थे। और जो फाइनल मैच था वहां पर अमेरिका जैसी महाशक्ति को हिंदुस्तान ने उस जमाने में 1932 में 24-1 से हराया था। आप सोच सकते हैं, एक गोल हिंदुस्तान के खिलाफ, मतलब हिंदुस्तान की हुआ था, मतलब हिंदुस्तान के लिए हुआ था, बाकी हिंदुस्तान ने किए थे 24 गोल। और वहां पर अमेरिका का जो समाचार पत्र था, उन्होंने लिखा था, भाई भारतीय हॉकी टीम नहीं आई, ये तो कोई तूफान ही आया था, ये तो कोई बहुत बड़ा जो है ना वेग से आने वाला कोई महान जो है ना शख्सियत थी, और ये कर गए थे जबरदस्त वाला 24-1 से यहां हरा गए थे। अब आते हैं 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय टीम के कैप्टन थे और यहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं कैप्टन चुना जाऊंगा, ये मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और यहां पर भी उन्होंने जबरदस्त किया था। और 15 अगस्त 1936 को जो फाइनल मैच हुआ था उसमें भी इंडियंस ने जबरदस्त खेले थे और जर्मन की टीम को 8-1 से हरा के चोपड़ा साफ कर दिया। 1936 का बर्लिन ओलंपिक, यहां भी गोल्ड मेडल जीत के आए थे। और मेजर ध्यानचंद ने जो आखिरी मैच खेला था वो खेला था 1948 में। इंटरनेशनल मैच की अगर बात की जाए तो इन्होंने 400 से ज्यादा गोल किए थे, 400 से ज्यादा इन्होंने गोल किए थे, और कई लोगों को इन्होंने हॉकी सिखाई। राजस्थान के माउंट आबू में भी कोच का इन्होंने काम किया। पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यहां पर भी हॉकी के मुख्य कोच रहते हुए कई साल तक काम किया। अब मैं आपके इनके बारे में कुछ बताऊंगा, ऐसी बातें जो शायद आप जानते नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या क्या इनके बारे में किंवदंतियां थी, लोग क्या क्या इनके बारे में बोलते थे, क्या क्या इनके बारे में बात की जाती थी। हॉकी की बॉल उनकी स्टिक से चिपकी हुई रहती थी। जब वो हॉकी खेलते थे तो हॉकी की बॉल जो होती थी उनकी स्टिक से चिपकी होती थी। तो हॉलैंड में एक बार ये कहा गया कि इनकी स्टिक को तोड़ा जाए, क्योंकि इन्होंने अंदर चुंबक लगा रखी है, क्योंकि गेंद ऐसे नाच नहीं सकती कभी भी। और उनकी हॉकी को तोड़ के देखा गया, स्टिक को तोड़ के देखा गया, लेकिन वहां पर कोई चुंबक नहीं थी। उन्होंने इस हद तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था कि आज भी वियना जो कंट्री है, वहां का स्पोर्ट्स क्लब है, उस क्लब के अंदर इनकी एक मूर्ति लगी हुई है, और उस मूर्ति को जो बनाया गया है वहां पर उनके 4 हाथ लगे हुए और 4 हॉकी की स्टिक उनके हाथों में है, मतलब 4 हाथ, चारों में हॉकी की स्टिक, मतलब भगवान की सी मूर्ति इनकी बनाई गई है। आप इस मूर्ति के साथ समझ नहीं पा रहे मायने, इसका मतलब ये थी कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति की 4 हाथ से भी कोई आदमी इतना तगड़े तरीके से हॉकी नहीं खेल सकता जितना मेजर ध्यानचंद जी खेला करते थे। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन केशव दत्त, वो कहते थे कि ये तो बड़ा जबरदस्त तरीके से खेलते थे, मजबूत कलाइयों का यूज करते थे, ड्रिबलिंग करते थे, असली प्रतिभा उनकी मैदान में दिखती थी। जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड में दिमाग से खेलता था, उसी तरह से ये दिमाग और अपनी ताकत दोनों से खेला करते थे। 1936 का जो ओलंपिक शुरू हुआ तो एक अभ्यास मैच में इंडियन टीम, सिर्फ एक अभ्यास मैच था, वहां पर 4-1 से भारतीय टीम हार गई थी 1936 के ओलंपिक अभ्यास मैच में। और यहां पर उन्होंने लिखा था कि ये जो गोल हुए हैं, 4 गोल हिंदुस्तान के खिलाफ हुए हैं, मैं इनको जीते जी कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी इनको अपनी स्मृति में से निकलने नहीं दूंगा। करिश्माई खिलाड़ी थे 1948 और 1952, इनके एक नंदी सिंह जी करके, वो कहते थे कि ध्यानचंद जी गेंद के साथ ज्यादा रहा करते थे, मतलब गेंद को बहुत तगड़े तरीके से नचाया करते थे और किसी भी कोण से वो गोल कर दिया करते थे, ये उनकी क्वालिटी थी। 15 अगस्त 1936 को जब फाइनल मैच हुआ था बर्लिन में, तो जबरदस्त तरीके से बरसात हुई थी। सुनिए, एक बरसात हुई और वहां बरसात में इतना गीला हो गया मैदान कि इनके पास वो जो कांटे वाले जूते होते हैं, स्पाइक शूज होते हैं, वो नहीं थे। और बड़ी समस्या, रबड़ के जूते थे और उनसे बड़ी समस्या आ रही थी, सारे फिसल रहे थे बार बार।
तो भारतीय जो इंडियन टीम के जो कैप्टन थे उन्होंने कहा क्या करे भाई, तो उन्होंने कहा भाई जूते के बिना ही खेलते हैं। नंगे पांव हॉकी खेली थी 15 अगस्त 1936 को, क्योंकि इनके पास स्पाइक वाले जूते नहीं थे। और नंगे पांव खेलने के बावजूद भी वहां पर जर्मनी को इन्होंने बुरी तरह से रोन दिया था 8-1 से, मतलब 8 गोल इधर से हुए थे, उधर से 1 हुआ था। अगर हम बात करें क्रिकेट के महानायक, तो सर डॉन ब्रैडमैन ने इनके लिए लिखा था कि जैसे क्रिकेट में रन बढ़ते हैं ना, वैसे मेजर ध्यानचंद हॉकी में गोल करते हैं। क्रिकेट में रन बढ़ते हैं, ये गोल बनाते हैं वैसे की वैसे ही। और एक संपादक थे जर्मनी के, उन्होंने भी इनकी जो खेल है उसके बारे में कहा था कि कलाई का इनका जो घुमाव है, आंखों की एक झलक है, एक तेज मोड़ है, तो बस ये समझ लो ध्यानचंद का जोरदार गोल है। मतलब कलाई का एक घुमाव हो गया, आंखों की एक झलक हो गई, एक तेज मोड़ हो गया, तो ये मान लेना कि ध्यानचंद का जोरदार गोल हो गया। और आप आश्चर्य करेंगे, जब जर्मनी को इन्होंने हराया था तो वहां पर उस जमाने में हिटलर हुआ करते थे, और हिटलर का बहुत बड़ा दबदबा था, तानाशाही थे, वो बहुत बड़े शासक थे। तो जब उन्होंने देखा तो उनको कहा कि आप मेरे को शाम को जो है ना डिनर पे आप मिलेंगे, डिनर पे बुला लिया उनको। अब हिंदुस्तान के खिलाड़ी थे, जर्मनी में मैच था, वो भी हिटलर के सामने तानाशाह, तो वहां चले गए, डरे हुए थे, पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जेंटलमैन बहुत ही जबरदस्त खेलते हो, क्या करते हो आप, हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? बोला साहब आर्मी में हूं। तो उन्होंने कहा जर्मनी की तरफ से खेलो, आपको बहुत बड़ा पद दे दूंगा। तो इन्होंने जवाब दिया कि हिंदुस्तान ने, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने आपको क्या दिया, एक जर्मनी में आप मेजर की रैंक पे, हम इससे बहुत बड़ा रैंक देंगे आपको, एयरफील्ड मार्शल बना देंगे। उन्होंने कहा साहब देश ने मेरे लिए क्या दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं देश के लिए क्या करने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी जर्मनी की तरफ से नहीं खेलूंगा, हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से ही खेलूंगा। और ये इतनी बड़ी देशभक्ति थी, और उन्होंने बड़े विनम्र तरीके से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और ये अपने भाई की तरफ से, जब उनके भाई और ये दोनों खेलते थे तो ज्यादातर जो विपक्षी टीमें होती थी उनकी हालत खराब हो जाती थी, वो कांपने लग जाती थी, और आधे लोग तो क्विट कर जाते थे, बोला टीम को निकाल लो, ये जीतने नहीं देंगे। भारत पाकिस्तान के मैच में भी इसी तरह से हुआ था। जब वो पेशावर जा रहे थे, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो जब लाहौर स्टेशन जो पाकिस्तान में, वहां पर किसी को पता लग गया कि यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी आए, तो पूरा स्टेशन भीड़ से भर गया था, इतना इनका क्रेज था उस जमाने में। और लंदन ओलंपिक 2020 के दौरान वहां मेट्रो स्टेशन है लंदन का, वहां पर इनके नाम से ही एक मेट्रो स्टेशन का नाम निकाल दिया गया था। और 3 दिसंबर 1979, जी हाँ स्टूडेंट, 3 दिसंबर 1979 वो बहुत बुरा दिन था हॉकी के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, जब ये कैंसर जैसी लंबी बीमारी से लड़ते हुए दुनिया से चले गए थे। और झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर नहीं किया गया था। इन्होंने कहा था मुझे वहां दफनाना जहां मैं खेलता था, और इनको जो है वहीं दफनाया गया, जहां उसी मैदान पे दफनाया गया जहां पर वो खेला करते थे। और बहुत ही जबरदस्त है कि आप सोच सकते कितना बड़ा, 1956 में 51 साल की उम्र में ये सेवानिवृत्त हो गए थे। इनको कई सारे सर्वोच्च सम्मान मिले, पद्म विभूषण इनको मिला है, और केवल इनको अगर नहीं मिला है तो वो भारत रत्न नहीं मिला है। दिल्ली में हॉकी का स्टेडियम है, वो भी इनके नाम से निकाल दिया गया था, डाक टिकट इनके नाम से है। और आज इनके लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हम मनाते हैं इनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और इस शताब्दी को भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद के नाम से, इस शताब्दी को ध्यानचंद शताब्दी के नाम से घोषित किया है। तो कमी अगर कोई रह गई है तो वो है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो हम निवेदन करेंगे सरकार से, हम सभी की, ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने हॉकी को ही नहीं हिंदुस्तान को उसके पीक पे लेके गए, उनको इतना बड़ा सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके लिए पहल शुरू हो चुकी है। हमारे जो खेल मंत्री जी है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिख दिया है कि साहब इनको भारत रत्न दिया जाए, विजय गोयल साहब ने, और शायद जल्दी हो सकता है इनको भारत रत्न मिल जाए। तो यहाँ से पूरा राजधानी परिवार ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को, ऐसे विजार्ड ऑफ हॉकी को, हॉकी के जादूगर को यहाँ से करता है सैल्यूट। आप सोच नहीं सकते कितने बड़े खिलाड़ी थे, एक अकेले जो है ना, अकेले कितने गोल, मतलब जैसे कोई क्रिकेट में रन बना रहे ऐसे ही गोल बढ़ा देते थे, ऐसे ही गोल दाग देते थे। इनको फिर से हम करते हैं सैल्यूट और नमन करते हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे और मेजर ध्यानचंद हिंदुस्तान में आए, ऐसे महान व्यक्तित्व हिंदुस्तान में आए, आप ऐसे महान व्यक्तित्व बने। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, सुपरमैन बने, आप हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पे ले जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।